जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 29 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 28 नंबर को जो मैंने आपको प्री वाईक्यू दिए थे उनके आंसर्स हैं डी एंड ए, और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। दोनों पीवाईक्यू है, ये 2016 का है और ये 2017 का है। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और आप अपना आंसर कहाँ पे भेज सकते हैं? टेलीग्राम के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको उधर ही मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज देखो, और भी पीवाईक्यू में लिंक करवा सकता था, पर मुझे टाइम कम मिला, इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया कि पीवाईक्यू इधर कनेक्ट करवाओ, पर मैं आपको बता जरूर दूंगा, वो टॉपिक आएगा तब। ओके, सबसे पहले हमारी न्यूज है टैक्स ऑफ जस्टिस 2024 रिलीज्ड बाय टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ओके, यहाँ पे बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट, जो भी लोग टैक्स इवेजन करते हैं ना, देखो दो चीज होती है। एक होता है टैक्स इवेजन, ठीक है, और दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस, कि टैक्स को अवॉइड करना, अवॉइडेंस। अभी जो टैक्स अवॉइडेंस है ना, वो एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, ठीक है, बट लीगल जरूर है। जबकि टैक्स इवेजन है ना, ये तो अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। ओके, तो याद रखना है, डायरेक्टली चांसेस अगर कहीं भी आ जाता है तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई अवॉइड कर सकते हो, वो लीगल है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट भी आपको मौका देती है अवॉइड करने का। तो अभी ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते रहते हैं, टैक्स को इवेड कर देते हैं या फिर टैक्स इवेजन करते हैं। कैसे करते हैं? शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट के थ्रू। यहाँ पे देख लीजिए, शिफ्टिंग प्रॉफिट क्या होता है। समझ लीजिए कि मेरी कंपनीज चल रही है, ठीक है, मैं बहुत करोड़ों में पैसा कमा रहा हूँ। एक कंपनी मेरी इंडिया में है और दूसरी कंट्री मेरी है पनामा के अंदर। पनामा कंट्री है, ठीक है, और ये इंडिया कंट्री है। अभी समझ लीजिए कि पनामा से तो मैं कुछ कर रहा न कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब नहीं है, बट इंडिया के अंदर मेरा रेवेन्यू ना हर साल 100 करोड़ जितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए, नेट प्रॉफिट आ रहा है। अभी गवर्नमेंट को मुझे 30% तो टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, हमारा क्राइटेरिया है। तो 30% भरूंगा, मतलब कि मुझे भरना पड़ेगा 30 करोड़ रुपए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई एक्चुअली ना हमारी जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हेडक्वार्टर है हमारा पनामा के अंदर। तो जो भी प्रॉफिट हमें आता है ना, वो हमें पनामा में शिफ्ट करना पड़ता है। तो जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट होगा वो पनामा से जनरेट हो रहा होगा। तो अभी पनामा में हमें क्यों जनरेट शिफ्ट कर दिया? क्योंकि पनामा में जो टैक्स रेट चल रहा है वो चल रहा है 5% के आसपास। तो 100 करोड़ के ऊपर मुझे 5% भरना पड़ेगा, मतलब कि सिर्फ 5 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। तो यही हो गया प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आप प्रॉफिट को किसी और कंट्री में शिफ्ट कर देते हो ताकि आपको टैक्स कम भरना पड़े, ठीक है। तो लोग टैक्स इवेजन किस तरीके से कर रहे हैं? तो प्रॉफिट शिफ्टिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता हो गया, ठीक है। दूसरा होता है अपनी इनकम को ही छुपा लेना, मतलब मैं बताऊं नहीं कि मुझे 100 करोड़ जितना प्रॉफिट हुआ है, छुपा लूं, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसी की बात कर चल रही है कि 2/3 जितना जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है ना, वो प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, और 1/3 जितना जो भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है कि लोग अपनी इनकम को हाइड कर दे रहे हैं। अभी ये जो लॉस हो रहा है उसमें से 43% जितनी कंट्रीज है ना, वो सिर्फ 8 कंट्रीज है, जैसे कि यूएस, यूके, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनको ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। और यही कंट्री थी जो कि अपोज कर रही थी यूएन टैक्स कन्वेंशन का। यूएन टैक्स कन्वेंशन किसकी बात कर रहा था? कि हम ग्लोबली इंक्लूसिव इंटरनेशनल टैक्स रूल्स को लेके आए और सब एक साथ मिलकर कुछ टैक्स की बात करते हैं। पर ये तो तब मना कर रहे थे कि नहीं भी, कुछ जरूरत नहीं है। अभी इनको ही सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। अभी आप बोलोगे तो हाँ, मतलब इन कंट्रीज को ही घाटा हो रहा है ना, हमें जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनको तो कोई नुकसान नहीं है। बोलो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो ग्लोबल नॉर्थ को नुकसान हो रहा है। बट अगर हम जब प्रपोर्शन की बात करते हैं, रेवेन्यू के जो शेयर की बात करते हैं, तो ग्लोबल साउथ ज्यादा है। ग्लोबल साउथ इंडिया डीपेस्ट लॉस एज शेयर ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यू, मतलब कि परसेंटेज में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो है वो परसेंटेज में ज्यादा खा रहा है, और जो ग्लोबल नॉर्थ है वो नंबर्स में ज्यादा खा रहा है, ठीक है। मतलब कि एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए कि जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, उसको 100 करोड़ का लॉस हो रहा है एग्जांपल में, ठीक है। और जो ग्लोबल साउथ है अपना, ठीक है, वो समझ लीजिए टैक्स के थ्रू 10 रुपए कमा रहा था। बस उसमें से 5% जितना, 5 रुपए जितने इवेड हो गए, मतलब कि क्या हुआ, हमने 50% अपना लूज कर दिया। तो वही ग्लोबल साउथ जो है वो परसेंटेज में ज्यादा लॉस कर रहा है, वो जो ग्लोबल नॉर्थ है वो नंबर्स में ज्यादा लॉस कर रहा है। तो क्या इन सब को टैकल करने के लिए हमने कुछ मैकेनिज्म लाया है? यस, लाया है। ओईसीडी ने
बनाया है। एक तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की, कोई भी कंट्री में चले जाओ मिनिमम 15% तो रेट होना ही चाहिए। फिर ओईसीडी ने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मैकेनिज्म बनाया है कि भाई ये जो ऊपर हमने प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात की उसी को ये लोग रोकते हैं। फिर है ओईसीडी का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, एक दूसरे कंट्रीज के साथ आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को शेयर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, दैट्स इट। ओके, आपको समझ आ गया है, ठीक है, प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है और कैसे ये टैक्स को अवॉइड करते हैं या फिर टैक्स का इवेजन करते हैं। और हाँ, एक और चीज, जहां पे ये टैक्स रेट कम होता है ना, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं टैक्स हेवंस, क्योंकि ये टैक्स भरने वालों के लिए तो स्वर्ग समान है ना, यहाँ पे टैक्स कम भरना पड़ रहा है। ओके, अभी आप प्रॉफिट शिफ्टिंग के अलावा भी क्या कोई कोई मैकेनिज्म होता है कि जिसके थ्रू हम टैक्स को इवेड कर पाए? तो हाँ, होते हैं भाई। एक होता है इनडायरेक्ट प्राइसिंग, फिर होता है अपना, एक सेकेंड, नहीं यार यही मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट प्राइसिंग नहीं होता, वो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, और दूसरा होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी आप बोलोगे भाई इसका मतलब क्या होता है, ये तो ये आपका होमवर्क है भाई, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के। ये आप मुझे कमेंट में बता देना दोनों का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग। चलिए अभी आगे बढ़ देखते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है आईलो की, क्या बोल रहा है कि वेज रिपोर्ट, तो वेज के बारे में बात कर रहा है, डेफिनेटली राइट। तो भाई ग्लोबली बोला है कि जो वेज रेट है हमारे, वो फॉल हुए थे 2022 में, हालांकि 23 में हल्के से रिकवर हो गए। रीजनल लेवल पे हम बात करें तो एशिया पैसिफिक में, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में कंपेयर टू वेस्ट ये वेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और इंडिया की हम बात करें तो 9.5% जितने इंडियन वर्कर्स हैं जिनको अभी भी लो पेड वेज वर्कर्स के अकाउंट्स किया जा रहा है, मतलब कि वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स देख लेते हैं इनइक्वालिटी के, लेबर इनकम इनइक्वालिटी के। सबसे पहले वेज इनइक्वालिटी में जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि इनइक्वालिटी कम होती जा रही है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी में ज्यादा जॉब मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इनफॉर्मल में ही बढ़ेगी, राइट। और फिर लेबर की प्रोडक्टिविटी तो वो भी इंक्रीज हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो भाई हमें क्या क्या करना चाहिए वेज गैप को या फिर वेज को ठीक करने के लिए, तो हमें रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डेटा और स्टेटिस्टिक के ऊपर, और फिर इनइक्वालिटी के ऊपर देखो, और फिर इसको मिटिगेट करने की बात करो। फिर आप नेशनल स्ट्रेटेजी करनी चाहिए टू रिड्यूस वेज इनइक्वालिटी, जो कि एक्चुअली जरूरत है। अभी आप पहले तो डिस्कस कीजिए ना कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कि भाई नीड क्या है वर्कर्स के और वर्कर्स की फैमिली की, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर को प्रमोट करना है, डिस्क्रिमिनेशन उधर ना, जिधर भी काम कर रहे हैं उधर डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, इक्विटी रहे, वो सब आपको देखना है। और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का थ्रू सिस्टम्स ऑफ टैक्सेस एंड सोशल ट्रांसफर, जो हमने ऊपर भी देखा था, राइट। ऊपर कहाँ पे देखा था, यहाँ पे, कि भाई क्यों टैक्स लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं कि भाई कंपनी की मोनोपोली लिमिट हो, इनइक्वालिटी को एड्रेस कर पाए, और कंपनी भी कुछ सोशली कंट्रीब्यूट करे, तो सेम यहाँ पे बात बोली गई है। अभी देखो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की थी, तो ये रिपोर्ट रिलीज की थी आईलो ने। ये तो क्या है, विजन ने गलती से सेम टू सेम नीचे छाप दिया, बट हम अलग लगते हैं। अभी इन्होंने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आईलो यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। आईलो के बारे में देख लेते हैं। आईलो का मतलब क्या है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी, तो 1990 में ये फाउंड हुई थी। किस ट्रीटी के थ्रू फाउंड हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू ये फाउंड हुई थी, ठीक है। और इसके मेजर रिपोर्ट कौन कौन से हैं, तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट फॉर यूथ, फिर ग्लोबल वेज गैप रिपोर्ट, या सॉरी ग्लोबल वेज रिपोर्ट, फिर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। और दूसरे भी इसके रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि भाई चाइल्ड लेबर के ऊपर से इसका रिपोर्ट आता है, लेबर की बात चल रही है ना, चाइल्ड लेबर के ऊपर आता है, फिर फोर्स लेबर के ऊपर आता है, फिर जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट आता है। ओके, आप बोलोगे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, इतना दिमाग में रखिए, कोई भी वर्क के रिलेटेड रिपोर्ट है, लेबर के रिलेटेड रिपोर्ट है, तो पॉसिबिलिटीज है कि उसको आईलो ही निकालता होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो आईलो निकाल रहा होगा। और ये आईलो की रिपोर्ट ऑलरेडी 2022 के पीवाईक्यू का पार्ट है, ठीक है। एक रिपोर्ट पूछी गई थी, कौन निकाल रहा था, तो आईलो निकाल रहा था। चलिए अभी आगे देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, अभी ये भी इनडायरेक्टली पे पीवाईक्यू का पार्ट है। कैसे? तो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। अभी जो बिरसा मुंडा है, उनके ऊपर 2 बार पीवाईक्यू आ चुका है, 2 बार नहीं शायद 1 बार आया है। एक तो है उलगुलन आया था, ठीक है। उल उलगुलान, उलगुलान मतलब क्या था, या फिर उलगुलन मतलब क्या था, कि जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रिवॉल्ट चालू कर दिया था, उस रिवॉल्ट का नाम था
उल गुलान, ठीक है। तो एक तो ये आ गया था और एक शायद ना दूसरी बार भी आया है इनडायरेक्टली, बट आया जरूर है। तो अगेन ये भी पीवाईक्यू होगा और ये कब पीवाईक्यू में आया था, तो शायद ना 2020 में ये पीवाईक्यू आया था उल गुलान का। ओके चलिए, तो जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। ये कब आता है, तो 15 नवंबर को आता है। इस 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसको, और कैसे उन्होंने हेरिटेज को बचा के रखा है। ओके, अब देखो इसके साथ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर 15 नवंबर को हम अपना जनजातीय गौरव दिवस या फिर ट्राइबल डे मना रहे हैं, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे कब आता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे तो वो आता है 9 अक्टूबर को। ये अभी अभी गया है इसलिए मुझे याद है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। ये नेशनल की बात चल रही है और ये इंटरनेशनल की बात चल रही है। ओके, अभी देखिए ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। सबसे पहले कल्चर हेरिटेज को देख लेते हैं। तो ओरल और ट्रेडिशन की बात करें तो स्टोरी टेलिंग की, तो भाई यूशियार लापालांग या फिर स्टेज ऑफ लापालांग फॉकटेल है, जिसको खासी और पन्नार जो ट्राइब्स है उन्होंने बचा के रखा है। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें मेघालय में देखने को मिलती है और उनके बाजू बाजू वाले एरियाज में देखने को मिलती है। फिर कैरियर्स ऑफ रिचुअल फेस्टिवल्स एंड सेरेमनी, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल्स ऑफ नागाज, ये कहाँ पे है, तो नागाज है, तो नागालैंड में देखने को मिलता है, उन्होंने बचा के रखा है। अभी ये ना हॉर्नबिल फेस्टिवल शायद पीवाईक्यू का पार्ट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है पर शायद है। सनसेट टीवी के ऊपर मैंने इसको कुछ देखा था इसलिए मुझे हल्का बल्का याद है, पर नहीं लिखते हैं, अभी के लिए इग्नोर करते हैं। फिर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट फॉर्म, जैसे कि वर्ली पेंटिंग बाय वर्ली ट्राइब्स। वर्ली ट्राइब कहाँ कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है। तो ये हमारे ह्यूमंस को, नेचर को, सबको लिंकेजेस बताए हुए हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। ये तो आपको पढ़ने में भी आएगा, जब पेंटिंग्स पढ़ोगे तो कायदे से वर्ली पेंटिंग पढ़ने में आता है। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी उन्होंने कंजर्व करके रखी है कि कैसे कोई प्लांट्स को यूज करते हुए आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई फीवर को, हेडेक को, बॉडी स्वेलिंग को। इवन कई बार स्नेक्स और जो स्कॉर्पियंस की बाइट्स होती है ना, वो भी ये इसी से ठीक हो सकती है। तो ये हमने कल्चर को कंजर्व करने के लिए देख लिया। अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी ट्राइब का बहुत अच्छा वही रोल है, जैसे कि बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोलीगाज ट्राइब्स ने इनको कंजर्व करके रखा और बचा के रखा कि भाई इधर की इकोलॉजी खराब नहीं होनी चाहिए। ये बहुत फेमस बात है, याद रखना। सोलीगाज ने बीआरटी को कंजर्व करके रखा था। बीआरटी मतलब बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कहाँ पे पड़ता है, तो कर्नाटका के अंदर पड़ता है। फिर सेक्रेड नेचुरल स्पेसेस, जैसे कि मेघालय की खासी ट्राइब ने जो माफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट है उनको बचा के रखा, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पे एक डीटी, उनकी डीटी रहती है लबासा डीटी करके, इसलिए वो इनको काटने नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको आप ना कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपने वो अवतार मूवी देखी है, फर्स्ट वाली अवतार, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे उनकी जंगल की डीटी थी, वैसे ही यहाँ पे भी इनकी जंगल की डीटी है, इसलिए वो इनको काटने नहीं देते हैं। और फिर एट लास्ट वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन करके प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि बिश्नोई ट्राइब ने ब्लैक बग, चिमकारा, एसेट्रास को। बिश्नोई, देखो बिश्नोई में भी नेचर छुपा हुआ है। कैसे, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बिश प्लस नॉय। बिश प्लस नॉय क्यों है, 20 मतलब 20, नौ मतलब नॉय मतलब 9, तो 29 जे इनके नेचर के साथ कनेक्शन है। 29 इनके रूल्स है एक्चुअली, जो नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इस नेचर के अंदर पेड़ पौधे, कोई एनिमल्स, सब कुछ आ जाता है। इनके रूल्स ही क्या है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना, दैट्स इट। तो बिश्नोई नाम ही इसी से पड़ा है, ठीक है। 20 + 9, 29 रूल्स। अभी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हमने पूरा देख लिया कि कैसे बायोडाइवर्सिटी में इन्होंने एक तो सेंचुरीज को पूरे कवर करके रखा है, फॉरेस्ट को बचा के रखा है, और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को भी बचा के रखा है, और उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है, XYZ कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर आप अगर एग्जाम्पल डाल देते हो ना, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप कोई पॉइंट 4 लाइन का लिखो, कोई फायदा नहीं है, बट 1-2 लाइन का लिख के भी एक भाई एग्जाम्पल डाल दो, इवन 1 लाइन का लिख के भी एग्जाम्पल डाल दो, आपको मार्क्स मिलेगा। तो इधर बहुत हर एक में एग्जाम्पल दिए गए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आप इनडायरेक्टली भी यूज कर पाओगे, तो डू रिमेम्बर इट। आप ना इसका मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, आपको काम आएगा। मैं फुल कर देता हूँ, ये लीजिए, इधर से ले लेना स्क्रीनशॉट। इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या है भाई ट्राइब को सपोर्ट करने के लिए,
तो हम सपोर्ट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं जो कि ट्राइबल लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को, मेडिसिन प्रैक्टिस को सपोर्ट करती है और उनको प्रमोट करती है। फिर हम ट्राइफेड बनाया है जो कि ट्राइबल के लिए ये मार्केट है, ऐसा समझ लीजिए कि ट्राइबल जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम ले जाके इंटरनेशनल मार्केट तक बेचते हैं अगर हो पाता है तो। फिर प्रधानमंत्री वंदन योजना बता लेके आए हैं जहां पे हम ट्राइबल नॉलेज और स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं, साथ ही साथ इसके थ्रू उन्हें पैसा मिल जाए वो भी कोशिश करते हैं। फिर भाई ट्राइबल्स के एजुकेशन के लिए हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल बना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल। फिर जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है, ज्यादा जो बैकवर्ड ट्राइब है, उनको हम डी नोटिफाइड, नोटिफाइड ट्राइब को भी घोषित करते हैं या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब घोषित करते हैं ताकि उनको और ज्यादा अच्छे से हम बचा पाए। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इतना याद रहना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी वुमन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि भाई वुमन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हो सकता है कि ट्राइब के ऊपर भी आ जाए। फिर भाई ऑस्ट्रेलिया की न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया है अंडर 16। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है, हमें भी करना चाहिए भाई। क्यों किया है, तो एक तो भाई टिकटॉक, मेटा जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा नहीं रहे हैं और वो फेल हो जा रहे हैं कि 16 साल से कम बच्चों के लिए अगर वो यूज ना करे वो फेल हो जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रीजंस क्या क्या है, तो एक तो भाई चाइल्ड जो है वो उसको आप ऑटोमेटिकली इमोशन कनेक्शन से लैग कर देते हो क्योंकि वो पूरा दिन मोबाइल में रहेगा तो दिक्कत रहेगी। और ऊपर से फिर होता क्या है कि वो फिजिकली किसी के साथ कनेक्ट में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, तो वो डिजिटल माध्यम में या फिर डिजिटल सोशल मीडिया पे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगता है कि उसके वो फुलफिल कर दे अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, जो कि हो नहीं पाता है। फिर ब्रेन की जो रिवर्ट सर्किट होती है उसमें भी ये दिक्कत कर देता है। कैसे? रिवर्ट सर्किट या फिर डोपामीन क्या होता है, डोपामीन केमिकल है, अ, ये ना हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमें कोई काम कंप्लीट करते हुए खुशी मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रूल लेता हूँ कि मैं भाई एक बुक पढ़ने के बाद चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है? अभी चॉकलेट खाने से मुझे खुशी मिलने वाली है, जो चॉकलेट खाऊंगा ना तब मेरा होगा डोपामीन रिलीज, ठीक है? अभी मैं इसकी हैबिट बना लेता हूँ कि भाई चॉकलेट तभी ही खानी है जब मैं बुक पढ़ लूं, तो मेरा बॉडी साइकिल फिट हो जाएगा कि हाँ भाई तब मैं ऐसे ही अगर डायरेक्ट चॉकलेट खाऊंगा ना तो मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे बुक पढ़ने के बाद मिल रही थी। इन शॉर्ट आपका बॉडी एक बॉडी साइकिल बना लेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक बना लेगा कि बंदा अगर ये करता है ना तो उसके बाद ही ये खुशी देनी है। इसीलिए बोला जाता है कि अपना टास्क पहले कंप्लीट करो और बाद में फिर जो भी करना है करो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आदत बन जाएगी वो खुश होने की। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि भाई मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है बस, तो आपका बॉडी उसमें आदत बना लेगा कि भाई इंस्टाग्राम यूज करेंगे तब जाके हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होगा। तो बस ऐसा ही होता है भाई, 16 साल से कम बच्चे अगर लगातार सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो जो हमारी रिवॉर्ड साइकिल होती है उसमें ये चेंज ला देगा। मतलब कि रिवॉर्ड साइकिल डोपामिन के साथ कनेक्ट है, डोपामिन में ये चेंज ला देगा, ठीक है? जो कि बहुत बुरी बात है। इसलिए अगर आपको कोई भी ज्यादा चीज अच्छी लगती है ना तो उसको यही टास्क रखिए कि उस वो चीज करने से पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली सेट ही ऐसे हो जाएगा कि आपको पढ़ाई करनी है तभी ही आपको मजा आएगा, वरना डोपामिन रिलीज नहीं होगा और आपको वो एंजॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। तो इट इज गुड टू डू दैट। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है सोशल मीडिया एडिक्शन का? स्क्रीन टाइम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर से आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा और फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जाएगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, सोशल स्किल्स खराब हो जाएंगे और आपको फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको हर एक चीज में लगेगा कि यार ये तो करना ही था, ये रह गया, ये फोमो। फिर प्रोडक्टिविटी ड्रेन हो जाएगी, एकेडमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं आपके वर्क, स्पोर्ट्स, स्टडी के ऊपर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे, साइबर बुलिंग, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, फोकस, कंसंट्रेशन, ये देखो होता ही है। साइबर बुलिंग तो होती है, हम सबको पता है कि यस बुलिंग होती है, कि बच्चे ने कोई फोटो अपलोड कर दिया, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं उसको बुली करने वाले। फिर सेल्फ एस्टीम, अभी सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने से बड़े बहुत सारे लोगों को देखोगे जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। और पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन है उनको तो होगा ही ना, कोई 13 14 15 साल का है तो उनको तो ये होने वाला है कि जैसे समझ लीजिए कि सामने वाले के पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है। ये उनको पहले तो फोमो करेगा और ऊपर से इससे उसकी सेल्फ एस्टीम भी खत्म हो जाएगी कि यार वो अमीर है मैं गरीब हूँ, जो कि ऐसा होता नहीं है, राइट? और इसकी वजह से आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी वीक हो सकता है। ऊपर से भाई ये सोशल मीडिया साइट से ऊपर इतने सारे अडल्ट मटेरियल अवेलेबल है कि बंदा ऐसे भी गलत राह पे जाएगा ही जाएगा। और
इसलिए इसको रेगुलेट करना तो भाई मैंडेटरी है और करना ही चाहिए। फिर हेल्थ इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम, ईटिंग डिसऑर्डर्स, फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे हार्मफुल कंटेंट्स के थ्रू, ये जो मैंने आपको बोला, ठीक है, और जिसके थ्रू सुसाइड, सेल्फ हार्म भी होता रहता है, क्योंकि बहुत सारी गेम आती है जो का टास्क ही जिसका यही रहता है कि अपने आप को सेल्फ हार्म कीजिए। अभी मुझे आइडिया तो नहीं है क्योंकि मैं इतना यूज नहीं, बट फिर भी आई नो अबाउट इट। फिर नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और भी, कि भाई मे लिमिट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन, कि भाई सोशल मीडिया यूज करते हुए फायदा भी तो हो रहा है, जैसे हम वी आर कनेक्टेड बाय सोशल मीडिया, राइट, तो उसका फायदा भी है, बट अब अगर गलत चीज की ओर जा रहे हो तो इसके इम्पैक्ट कम पड़ेंगे, अच्छा इम्पैक्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर मैं पुश चिल्ड्रन टू अनसेफ प्लेसेस लाइक डार्क वेब। डार्क वेब क्या है भाई, तो जहाँ पे ड्रग्स की डील होती है, बंदूक की, बॉम्ब्स, ऐसे तरह की डील होती है, जहाँ पे इन शॉर्ट जो भी गलत काम चल रहे हैं वो डार्क वेब है। अभी आप बोलोगे तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलरली जैसे वो जीमेल आईडी होती है ना अपनी, वैसे आपके पास आईडी पास है तब आप जा सकते हो। इवन मिली बाई करके एक वेबसाइट बन गई थी, मिली बाई, वहां पे क्या होता, तो वहां पे कायदे से वुमन का ट्रेड होता था, आप उधर जाके वुमन खरीद सकते हो। बट फिर गवर्नमेंट को पता चल गया और वो फिर बैन हो गया, ठीक है। मिली बाई करके ऐप थी, ये स्पेलिंग कुछ गलत हो सकता है बट नाम यही था। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ये सब डार्क वेब पे होता है, ड्रग्स, ह्यूमंस, आर्म्स ट्रेड, तो ये सब बकवास है। और ऐसा समझ लीजिए ये ज्यादा अमाउंट में है, आपको पता है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ इतना है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, बाकी जो भी है ना ये डार्क वेब का हिस्सा है। इसीलिए हो सकता है कि गलती से चिल्ड्रन उसके पास चले जाएं, और डार्क वेब में आप चले गए तो आपकी प्राइवेसी तो गई ही गई, आपका पूरा डेटा वो ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकती है टू बैन सोशल मीडिया? एज रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जैसे कि मेटा और फेसबुक, इंस्टाग्राम ने लगाए हुए हैं कि आप 13 साल से कम के नहीं होने चाहिए, बट ये कोई मतलब नहीं होता है। ये थोड़ी ना आपका आधार कार्ड मांगते हैं कि आपने बोल दिया कि हाँ मैं 20 साल का हूँ तो 20 साल का है। इधर मैं तो बोलता हूँ आपका कायदे से मैंडेटरी करवाना चाहिए कि आधार, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है ना वो आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जो यूजर है वो उसकी एज कितनी है। फिर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स एंड एप्लीकेशन, जो कि आपको यूज को प्रोडक्टिव यूज में तरफ आपको लेके जाए, कि सोशल मीडिया ही इस तरीके से डिजाइन है कि आप खोलोगे तो आपका यूज प्रोडक्टिव ही होगा। फिर भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कीजिए, जैसे कि डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स केरला पुलिस ने बनाए थे, कि डिजिटली आपको कैसे हटाना है। ये फ्री में काउंसलिंग करते थे चिल्ड्रंस की जिसको डिजिटल एडिक्शन हो गया हो। ओके चलिए, अच्छी न्यूज थी, हमने पूरा उसको देख लिया है। क्यों? क्योंकि देखो चांसेस हैं, ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर अभी के लिए डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी अब आ जाए तो ये हमें काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स इन ऑफशोर एरिया। देखो ऑफशोर, शोर मतलब क्या होता है, जो समंदर का किनारा है उसको शोर बोलेंगे, ऑफशोर मतलब किनारे के पार, मतलब कि पानी के अंदर। तो जो पानी के अंदर की माइंस है उसको रिसेंटली हमने सेल किया है। ऐसे 13 मिनरल ब्लॉक्स हैं अरेबियन सी और अंडमान सी के अंदर में। हम देखें मिनरल उसके रीजन क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है वो हमें केरला और अरेबियन सी के एरियाज में मिल जाती है। फिर लाइम मड जो है वो हमें गुजरात अरेबियन सी के एरिया में मिल जाता है। और जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है और क्रस्ट है वो हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड्स और अंडमान एरिया में मिल जाते हैं, ठीक है। ऑफशोर माइनिंग की बात करें या फिर डीप सी माइनिंग की बात करें, तो आप अगर 200 मीटर के अंदर डेप्थ में जाते हो और फिर जाके माइनिंग करते हो सी बेड की, तो उसको हम डीप सी माइनिंग या फिर ऑफशोर माइनिंग बोलेंगे। जीआईएस के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारा 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑफशोर एरिया माइनिंग के लिए रेडी है, ठीक है। ऑफशोर माइनिंग के लिए पोटेंशियल है इसके पास। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल। अभी देखो रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल का नाम भले ही रेयर हो, वो एक्चुअली में रेयर नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, बट जो इसका एक्सट्रैक्शन है ना वो हार्ड होता है। मतलब आपने निकाल तो लिए, बट ये इतने मिट्टी पत्थर के साथ जुड़े हुए ना, आप इससे निकालोगे ना वो हार्ड होता है, इसको ऊपर से निकालना मुश्किल है। पड़े तो बहुत है, मतलब रिजर्व ज्यादा है, बट उसको एक्सट्रैक्ट करना हार्ड हो जाता है। फिर हमारा आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन जो चल रहा है उसमें हमें ये मदद करेगा, साथ ही साथ ये इंडिया को ब्लू इकोनॉमी की जो हमारा टारगेट है उसको मीट करने के लिए हेल्प करेगा। फिर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इतने सारे अगर मिनरल्स निकल रहे हैं तो काम आएगा ना हमारे जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है उसके लिए। यस, चैलेंजेस क्या क्या है, तो प्राइवेट पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन कम है,
स्किल हमारे पास कम है, लेबर कैपिटल की कमी है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है क्योंकि आप माइनिंग करोगे तो एनवायरमेंट को खराब करोगे तो वो भी चैलेंजेस है कि आप डिसरप्ट मरीन इकोसिस्टम कर दोगे, डिस्ट्रक्ट कर दोगे आप हैबिटाट्स को। ओके, हमने स्टेप्स क्या क्या लिए हैं ऑफशोर माइनिंग के लिए? तो नेशनल जियोलॉजिकल डेटा डिपॉजिटरी बनाई है जहाँ पे जीआईएस ने कायदे से एरियाज बताए हैं कि यहाँ पे माइनिंग कीजिए। ऊपर हमने देख लिया ना कि कौन से एरिया में क्या मिल रहा है, सेम वैसा ही समझ लीजिए। फिर हमारा डीप ओशन मिशन है और फिर हमारा है ऑफशोर एरियाज रूल्स 2024 जो कि स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और रिजर्व्स की बात करते हैं। अभी ना आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे कि डीप ओशन मिशन लिखा है ना, इसके रिलेटेड एक दूसरा मिशन है, मतलब इसका एक नाम है, वो क्या है? जैसे हमारा जो मार्च मिशन था, ठीक है, उसका हमने नाम क्या रखा था? मंगलयान रखा था। वैसे ही हमारा डीप ओशन मिशन है, उसके साथ भी ऐसे ऐसा कुछ नाम जुड़ा हुआ है, उसका मुझे आप नाम बता दीजिए क्या है, ठीक है, और उसका एम भी क्या है, हमारा फोकस क्या रहेगा, हम क्यों वो लॉन्च कर रहे हैं। ओके, फिर यूपीआई फ्रॉड के मामले बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, 85% सर्च जो है 2024 में। ये किसने बताया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है। अब सोचिए 2022-23 के में ही 21,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, उतने का फ्रॉड हो गया, 21,000 करोड़ रुपए। और कितने केसेस दर्ज हुए हैं? तो 2.7 मिलियन जितने केसेस दर्ज हुए हैं। ओके, अभी दूसरा भी फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। तो क्या है भाई? तो 131 मिलियन बिलियन ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं जिसकी वैल्यू 200 ट्रिलियन है। और 400 मिलियन यूजर्स हमारे इंडिया में रियल टाइम में है। इसको आप यूज करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। 400 मिलियन यूजर, 200 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन और 130 मिलियन जितने ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब ये नंबर है कितने ट्रांजेक्शन हुए और ये वैल्यू है कितने रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। और भाई फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो ये 166% तक बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कौन बात कर रहा है? तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है। चैलेंजेस क्या क्या है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी, साइबर सिक्योरिटी की जो फाइनेंशियल फ्रॉड है 1.25 लाख करोड़ जितने हो गए हैं पास्ट 3 इयर्स में, एज पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। फिर वो थर्ड पार्टी रिस्क भी बढ़ गया है, मतलब कि जो हमारे ऑलरेडी पेमेंट्स प्रोवाइडर है, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर रिस्क बढ़ गया है कि उनके एरियाज में या फिर उनकी एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत हो जाती है तो भी हमारा पैसा उड़ सकता है। फिर भाई डिजिटल इलिटरेसी है। अभी भी इंडिया के अंदर 37% जितनी अर्बन पॉपुलेशन है जो कायदे से इंटरनेट का यूज कर पाती है, और रूरल एरियाज में तो ये सिर्फ 13% जितनी है। तो इलिटरेसी तो बहुत ज्यादा है, राइट। और फिर अदर चैलेंजेस की बात करें तो लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरऑपरेबिलिटी इशू है, इसलिए हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। इनिशिएटिव इंडिया ने क्या क्या लिए हैं? तो हमने I4C बनाया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर CERT-IN बनाया है जो कि रिस्पॉन्ड करता है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। फिर हमने PM-G दिशा बनाया है जो कि डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करता है रूरल इंडिया के ऊपर। और हमने साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया है जो कि साइबर सिक्योरिटी के सामने आपको अवेयरनेस फैलाते हैं, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके बॉटनेट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है और लिखने भी है। और वही टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या हो सकते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स क्या हो सकते हैं? तो वही फिशिंग हो सकती है। फिशिंग मतलब आपको ईमेल या फिर मैसेज ऐसा कोई भेजना जिससे आप ललचा जाओ। जैसे फिश कैसे छोटे से कोई दाना आता है उसको खाने के लिए ललचाती है और फिर पूरी की पूरी पकड़ी जाती है, वैसे ही फिशिंग है। आपको मेल या फिर मैसेज ऐसा देंगे जिससे आप ललचा जाओगे और फिर आपका पैसा उड़ जाएगा। फिर वही मालवेयर अटैक हो सकते हैं कि चोरी छुपी आप में कुछ सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है और आपका डेटा वेटा सब ले लेती है। फिर सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड हो सकते हैं कि आपके साथ ट्रस्ट बना के कायदे से, और फिर या फिर झूठी-मूठी अर्जेंसी या फिर फ़ियर पैदा किया जाता है कि भाई आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे आपको पैसे उड़ा लिए जाए। या फिर विशिंग हो सकती है, वॉइस फिशिंग, कि आपको फेक कॉल किया जाए कि भाई मैं यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से या फिर बैंक से बोल रहा हूँ और आपको ये करना पड़ेगा, और आपके साथ फ्रॉड हो जाए। और ये भाई पीवाईक्यू का पार्ट बहुत बार रह चुका है। ये साइबर सिक्योरिटी आप ऐसा मानिए कि ऑलमोस्ट हर साल पूछी गई है। 1 साल को ये बीच में 1-2 बार बच छोड़ के हर साल ये पूछी जाती है। तो ये बहुत सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं इससे। और हमने ना ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। ये तो एकदम शॉर्ट में हमने डिस्कस किया। हमने कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करके रखा है 29 अक्टूबर की वीडियो में। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इवन देखा भी है ना तो रिपीट कर लीजिएगा। इवन उसकी पीडीएफ देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी रहेगा। बट देखिएगा ज़रूर, ए टू ज़ेड हमने डिस्कस किया है। ये तो छोटे-मोटे टाइप्स थे कि क्या टाइप्स होती है, ठीक है। इंडिया ने उसके लिए मेजर्स क्या-क्या लिए। फिर वही हम शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम।
तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, ग्लोबली हमारी एंगेजमेंट को बढ़ाता है, हमारे इंडिया के पीपल का और बाहर के पीपल का कांटेक्ट जो है वो अच्छा हो जाए, उसके बीच में रिलेशन अच्छा जाए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आप इसको बोल सकते हो। तो भाई क्या है इसके अंदर हम करते हैं, तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। हम सबसे पहले तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप बढ़े। फिर हम ग्रांट इन एड देते हैं इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज को। फिर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट करते हैं थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसी रोम, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज फंड एक्सेट्रा, ठीक है। और हाँ, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ये स्कीम कौन लेके आया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर है डिजिटल भारत निधि, तो जैसे समझ में आ रहा है डिजिटल भारत की ये बात कर रहा है। इसका पहले नाम क्या था, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, सॉरी प्रमोट करता है, तो जो हमारी सर्विस डिलीवरी होती है, यूनिवर्सल सर्विस डिलीवरी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, उसको ये प्रमोट करता है कि ये भाई रूरल एरियाज में साथ ही साथ अर्बन एरिया हर एक में पहुंचनी चाहिए, उसी का ये फंड है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 एज पर इंडियाज कमिटमेंट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ओके, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन मतलब हम सबको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है कि भाई आप कोई भी रिलीजन चाहे आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25, बट आप ऐसा नहीं है कि रिलीजन में कन्वर्जन करवा लो इस वजह से ताकि आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन में बेनिफिट मिल रहा है जॉब के अंदर। मतलब समझ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैं राजपूत कम्युनिटी से हूँ और मैं जनरल के अंदर आता हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि भाई रिसेंटली जो जॉब निकली है ना वो माइनॉरिटी के लिए अच्छी है, उसके लिए ज्यादा सीट मिल रही है, उसमें रिजर्वेशन भी है, और माइनॉरिटी में हम रख लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो मेरा फेथ में चेंज कर लेता हूँ, रिलीजन चेंज कर लेता हूँ, और वो तो मैं कर सकता हूँ एज पर आर्टिकल 25, ताकि मुझे बस इस जॉब का फायदा मिल जाए, दैट्स इट। कायदे से मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ, बट ऑन पेपर मैं चेंज कर लेता हूँ। बस इसी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि सिर्फ किसी रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए आप अपना रिलीजन चेंज करते हो तो वो फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया था, एक अपना जजमेंट आया था मोहम्मद सद्दीक वर्सेस दरबारा सिंह गुरु में, दरबारा सिंह गुरु केस, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई आप रिलीजन तो चेंज कर सकते हो बट आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कास्ट लिंकेज है टू बर्थ। क्यों नहीं बोला था, ये सब क्यों बोला था, ताकि अगेन सेम कास्ट अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, अपर कास्ट से लोअर कास्ट ऐसा किस में करे चला जाता हूँ, तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है रिजर्वेशन का। अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसा कुछ होता नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मेंशन है कि भाई जनरल है, एससी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर मैं बदल लेता हूँ रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है ना, इसलिए ही मैं कर लूँ सिर्फ दिखावे के लिए, तो इलीगल है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि 25 में रिलीजन चेंज करना चलता है, बट अपने फायदे के लिए रिजर्वेशन के लिए चेंज करना नहीं चलता है, ठीक है। दोनों का आप जजमेंट याद रख सकते हैं। सेल्वरानी वर्सेस स्पेशल सेक्रेटरी केस में बोला था कि भाई आप रिलीजन कोई भी फॉलो कर सकते हो, इट इज अप टू यू। जबकि मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबारा सिंह गुरु केस में बोला कि भाई अपना कास्ट आप नहीं चेंज कर सकते हो। इससे एमसीक्यू बन सकता है, पूरे चांसेस है। लिखा हुआ क्या आएगा भाई, अंडर आर्टिकल 25 पर्सन कैन चेंज हिज फेथ, रिलीजन एंड कास्ट इन एनी कंडीशन, तो भाई नहीं कर सकता है। फिर है भाई कोरागा ट्राइब, केरला की ये ट्राइब है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, ये ट्राइब के लिए कायदे से जमीन जितनी भी है उनको लीगलाइज किया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब ये ट्राइब के बारे में देख ले, तो ये वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है केरला का। 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज है, उसमें से ये एक है। इनको ये स्टेटस अकॉर्ड मिला है अंडर स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1956। इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बास्केट मेकिंग है, और ये तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। हालांकि उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है, बट ये बोलते हैं तुलु लैंग्वेज। फिर है यहाँ पे एकलव्य प्लेटफॉर्म। देखो एकलव्य, ऊपर जो हमने बात की थी ना, वो बात की थी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और यहाँ पे सिर्फ एकलव्य प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो आर्मी के साथ कनेक्टेड है, कि जो आर्मी के मेंस हैं उनको हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें फॉर ट्रेनिंग इन लाइन विथ 2024 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एब्सॉर्प्शन। इन शॉर्ट क्या है कि बस आर्मी के जो भी पर्सनल्स हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। डिजिटल ट्रेनिंग डेवलप किसने किया है, तो बाइसेगेन ने डेवलप किया है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फेस एप्लीकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक विद द सपोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम में कंफ्यूज मत होना, एकलव्य स्कूल और एकलव्य प्लेटफॉर्म। फिर है जारवा ट्राइब। जारवा ट्राइब कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की ट्राइब है। और ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रो रोल में इनरोल हुई है, इसलिए न्यूज में थे। इससे पहले ना और भी ट्राइब इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे कि शॉम्पेन ट्राइब। लास्ट ईयर शॉम्पेन ट्राइब न्यूज, लास्ट ईयर नहीं, इसी साल न्यूज में था 2024 में, क्योंकि इन्होंने पहली बार वोट किया था, इसलिए न्यूज में था। अंडमान निकोबार की ट्राइब है। अप्रोक्सीमेटली जारवा ट्राइब के कितने पीपल हैं? तो 341, 341 इनहेबिटेड है इस एरियाज के अंदर। और ऐसा बोला जाता है कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेट्स है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अदर कौन कौन से हैं? तो ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, सेंटलीज और शॉम्पेन। ओके, तो ध्यान रखेंगे जारवा ट्राइब को। ये काम कैसा आएगा प्रीलिम्स में? सिर्फ ना मैच द फॉलोइंग होगा कि ये कम्युनिटी कहाँ की है या फिर ये ट्राइब कहाँ की है, और सामने जगह लिखी होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है? सेंटलीज, शॉम्पेन, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज और जारवा। फिर है के 4 मिसाइल। तो ये भाई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसको आईएनएस अरिगात के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है? टेस्ट किया गया था। ओके, ये आईएनएस अरिगात क्या है? तो ये हमारी सबमरीन है, ठीक है? इसकी रेंज कितनी होगी के 4 मिसाइल की? तो 3,500 जितनी रेंज होगी। और इसी की वजह से नहीं, पहले भी इंडिया था, ये ट्रायड न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल बन जाता है। न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल मतलब क्या? देखो ट्रायड में 3 दिख रहा है ना, उसका मतलब क्या है कि हम लैंड, एयर और सी से हर जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ ही कंट्रीज है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास भी ये है ऑलरेडी। आईएनएस अरिगात के बारे में देख लो, तो ये सेकंड शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। और जो पहला कौन सा है? फर्स्ट बीइंग अरिहंत सबमरीन। फिर इधर देख लेते हैं लास्ट में हमारी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म। अभी देखो कैफे नॉर्म किसकी बात करता है? ये कायदे से जो कार मेकर्स है ना, जो कार बना रहे हैं, उनके ऊपर लगता है। क्यों लगता है? ये किसकी बात करता है कि आप ऐसी कार बनाओ जो कि कम फ्यूल यूज करे। एग्जांपल हम लेते हैं, समझ लीजिए एक कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी, और वो एक बड़ी सी एसयूवी बना रही है, बहुत बड़ी कार बना रही है। अभी बड़ी कार है तो ये ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करेगी, ठीक है? और यही है, जो कंपनी है वो दूसरी छोटी कार बनाता है, ठीक है? हैचबैक बनाता है, छोटी कार बनाता है, और वो फ्यूल क्या कम करे, कंज्यूम करेगी, तो फ्यूल भी कम कंज्यूम करेगी। तो ये कैफे नॉम में बोल के रखा है कि भाई आप ऐसी कार बनाओगे कंबाइनली, आपकी कंपनी के अंदर ऐसा ना हो कि सिर्फ एसयूवीज ही बना रहे हो, कि आपकी कंपनी सबकी सब ऐसी कार बना रही हो जो ज्यादा फ्यूल खा रही हो। तो आपकी कार ऐसी होनी चाहिए, कुछ आप भले ही बना दो जो ज्यादा फ्यूल खाए, बाकी की कार ऐसी हो जो कम फ्यूल खा रही हो, या फिर कम CO2 इमिशन कर रही हो, क्योंकि फ्यूल ज्यादा खाएगी तो इमिशन भी ज्यादा करेगी। तो इनडायरेक्टली क्या है कि आपकी कार की कंपनी ही ऐसी कार बना रही है जो फ्यूल ज्यादा खाएगी, और फ्यूल ज्यादा खाएगी तो इमिशन ज्यादा करेगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कार बनाओगे जो कम फ्यूल खाएगी, जिसकी वजह से इमिशन भी कम मरेगा, ठीक है? और इसी की वजह से सेंटर थोड़े टाइम में पॉसिबिलिटी है कि कोई कोई कार मेकर्स के ऊपर ये कैफे नॉर्म्स के अंदर पेनल्टीज पोज करेगा, क्योंकि उनकी जितनी भी कार आई है वो ऐसी आई हो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, ठीक है? समझ गए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर। मिटिगेट फ्यूल कंजप्शन बाय लोअरिंग CO2 इमिशन, डिपेंडेंसी ऑन एयर पोल्यूशन। फिर ये नॉर्म्स आपको ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है? फॉर पेट्रोल, डीजल, LNG, CNG विथ ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ लेस देन 3,500 kgs। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं, ठीक है? लास्ट न्यूज हमारी ज्योतिराव फुले या फिर ज्योतिबा फुले। ये आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज से आपको नहीं पता तो थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में बाकी आपको पढ़ने में भी आता है। इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या है भाई? तो इन्होंने इनकी वाइफ्स के साथ मिलकर पहला फर्स्ट स्कूल गर्ल चालू किया था 1848 में इन पुणे तथ्य साहेब बीड़े रेसिडेंस में। फिर इन्होंने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज। फिर उन्होंने बुक्स लिखी थी, बड़ी फेमस बुक्स, गुलामगिरी, स्लेवरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। फिर उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है, जैसे कि सतकर्याचा असूद, तालात यांची फूले। फिर 2 उनकी जर्नल्स भी थी, जैसे कि सतसार, मतलब ये 2 पार्ट में थी, एक ही जर्नल है, सतसार। फिर इनके न्यूज़पेपर भी आते थे, मतलब इन्होंने डायरेक्टली तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लिखा था, बट ये उनके साथ कनेक्टेड थे प्रभाकर न्यूज़पेपर के साथ, जिसको कौन एडिट करते थे? तो गोपाल गणेश अगरकर। पॉसिबिलिटी है पूछ लिया जाए, क्योंकि ज्योतिबा फुले पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, बट इनडायरेक्टली ये ऑप्शंस में बहुत बार रहे हैं PYQ के। तो पॉसिबिलिटी इस बार वो ऑप्शन में ना हो बट आंसर में हो।
ओके, मेनली इनका काम क्या था, तो दलित रिफॉर्मर थे ये, और मेनली इनका काम भी यही था, ठीक है। और इन्होंने गर्ल एजुकेशन के ऊपर भी काफी काम किया है, फिर वीडियो एजुकेशन के ऊपर भी काफी काम किया है, अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, याद मेनली हम क्या रखेंगे, तो इन्हीं की वजह से फर्स्ट फीमेल स्कूल या फिर गर्ल्स स्कूल चालू हुआ था इन तात्या साहेब बीड़े रेसिडेंस पुणे के अंदर। फिर उन्होंने सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्मा का फाउंड किया था। ये दोनों जो है वो बुक है, और जो सत्य शोधक समाज है वो कास्ट इक्वलिटी की बात करता था। ओके, दैट्स इट। अभी हम ना ऊपर देख लेते हैं। हमने ना हर इस न्यूज में ही बहुत बार देखा कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये कौन से ग्रुप होते हैं, पीवीटीजी। तो कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप जिसकी एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी हो, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक हो, उनकी जो पॉपुलेशन है वो या तो डिक्लाइन कर रही हो या फिर जितनी है उतनी ही उतनी रह रही हो, उनकी प्री एग्रीरियन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे हो, मतलब कि वैसे ही उनका एग्रीकल्चर चालू है अभी भी, फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और उनकी लियो लिटरेसी है, तो इस ट्राइब को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कह सकते हैं। इनका पहले नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसको हमने चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया। और डेबर कमीशन ने 1973 में पहली बार आइडेंटिफाई किया था कि हमारे यहाँ पे सॉरी 90 90 क्या यार, ऊपर ही देखा 75 पीवीटीजी है, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे भी लिखा है 75 पीवीटीजी इन 18 स्टेट्स, ठीक है। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, तो ओडिशा के अंदर हाईएस्ट है 15 जितनी। ओके, रेस्ट कम्युनिटीज कहाँ कहाँ पे है, तो भाई आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। और ऑल 4 ट्राइब्स ग्रुप ऑफ अंडमान वन निकोबार आइलैंड्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप। ये बकवास है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अदर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए हमने क्या लिया है, तो जनजातीय गौरव दिवस हमने ऊपर देख लिया, फिर पीएमपीवीटीजी मिशन देख लिया, फिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये नहीं देखा था, ठीक है। और दूसरे उनके डेटास देख लेते हैं कि इनके लिए ना बहुत सारी कमिटीज आ गई हैं। एक तो भाई डेबर कमीशन, हमने इधर भी देखा था डेबर कमीशन, ठीक है। तो डेबर कमीशन आया था, जिन्होंने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को, और उन्होंने पहली बार इनको बोला था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसको हमने बदल के पीवीटीजी कर दिया, ठीक है। फिर शिलुओ कमेटी आई थी, जो कि अगेन इसका स्टेटस देखी थी। और फिर आई थी लोकुर कमेटी, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था क्राइटेरियाज कि क्या क्या हमें इनके लिए करना चाहिए कि इनकी बैकवर्डनेस जो है, वो आइसोलेशन है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। फिर भाई भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सेम वो भी यही बात किए थे, बट वो किसके ऊपर फोकस रखे थे, तो सेल्फ रूल और डेवलपमेंट के ऊपर रखे थे। और उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे गवर्नेंस बेटर करनी चाहिए। फिर जाक्सा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उनकी सोशियो इकोनॉमिकल और एजुकेशन कंडीशन को अच्छा करने की बात की थी। फिर लास्ट में तिर्की कमेटी है, वो अभी भी जारी है। 2023 में हमने बजट के दौरान इसको फॉर्म किया था और अभी भी जारी है, इनकी कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये सब क्यों याद करवाया, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि जाक्सा कमेटी किसके साथ कनेक्टेड है, या फिर लोकुल कमेटी किसके साथ कनेक्टेड है, या फिर ये तुर्की कमेटी है वो किसके साथ कनेक्टेड है। और अपने मेंस के आंसर में भी आप इसको यूज कर पाओगे। अगर पीवीटीजी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यूज कीजिए कि भाई जाक्सा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें सोशियो इकोनॉमिकल एजुकेशन कंडीशन को अच्छा करने की जरूरत है, उनके हेल्थ केयर एजुकेशन लिवलीहुड को बढ़ाना है। या फिर लिखिए भूरिया कमेटी के अकॉर्डिंग हमें सेल्फ रूल और डेवलपमेंट के ऊपर वहां पे काम करने की जरूरत है। और या फिर लिखिए डेबल कमीशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 75 पीवीटीजीज है। तो ये सब आपको काम आएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीवीटीजी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जय हिंद।